नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहते हैं इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज भूत या आत्मा नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है इंसान का दबाव, उसका डर और उसकी खामोशी। कोरोना के बाद दुनिया बदल गई, ऑफिस बदल गए, लोग बदल गए और बदल गई इंसानों की जिंदगी। जहां पहले लोग एक कमरे में बैठकर बातें किया करते थे, वहीं अब स्क्रीन के पीछे छिपकर मुस्कुराते हैं और कई बार रो भी लेते हैं बिना किसी को बताए। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हमेशा चुप रहती थी, जो किसी से लड़ती नहीं थी, बस हर दर्द अपने अंदर छुपा लेती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान चुप जरूर हो जाता है, पर उसकी आवाज कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है मेरी दोस्त ऋतु की, जो मेरे साथ उसी ऑफिस में काम करती थी। वो हमेशा कैमरा बंद रखती थी, माइक बंद रखती थी और शायद अपनी जिंदगी भी बंद कर चुकी थी। लेकिन उसकी मौत के बाद हर शुक्रवार शाम 6 बजे हमारी ऑफिस मीटिंग में एक ऐसा पार्टिसिपेंट जुड़ने लगा जिसका होना नामुमकिन था, क्योंकि वो इंसान 2 साल पहले मर चुका था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे दर्दनाक कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं 2020 में बैंगलोर की एक आईटी कंपनी टेक विस्ता में काम करता था। ये कंपनी कोरमंगला इलाके में थी और मैं वहां जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर जॉब करता था। लॉकडाउन का समय था और हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हमारी टीम की लीड मीरा मैम थी, जो बहुत मेहनती और अपने काम को लेकर बेहद गंभीर थी। वो अपनी टीम को अच्छे से संभालती थीं, लेकिन उनका स्वभाव काफी सख्त था। मैं और मेरी टीम के बाकी लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन उनकी इज्जत भी करते थे। हमारी टीम में कुल 8 लोग थे और हम सभी लोग हर शुक्रवार शाम 6 बजे ऑनलाइन मीटिंग करते थे, जिसमें पूरे हफ्ते का काम डिस्कस किया जाता था। उसी टीम में मेरी एक दोस्त थी, ऋतु। ऋतु करीब 2 महीने पहले ही हमारी कंपनी में ज्वाइन हुई थी। वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मैं उसकी मदद करता था क्योंकि वो इस फील्ड में नई थी और उसे कई चीजें समझने में परेशानी होती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम में बहुत ईमानदार थी और हमेशा समय पर काम पूरा करती थी, लेकिन मीटिंग में वो हमेशा कैमरा और माइक ऑफ रखती थी। मीरा मैम को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने कई बार ऋतु से पूछा था कि वो मीटिंग में कैमरा और माइक क्यों नहीं ऑन करती। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कभी वो कहती कि उसकी तबीयत खराब है, कभी कहती कि उसका कैमरा खराब है और कभी कहती कि उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। मैं समझ सकता था कि वो इंट्रोवर्ट थी और नई नौकरी होने के कारण थोड़ी नर्वस रहती थी, लेकिन मीरा मैम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर मीटिंग में उसे बोलती थी कि टीम के साथ काम करने के लिए बातचीत जरूरी होती है। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मीरा मैम जरूरत से ज्यादा उस पर दबाव डाल रही थी। ऋतु बहुत मेहनती थी, लेकिन वो मानसिक रूप से काफी संवेदनशील भी थी। एक दिन उसने मुझसे चैट में कहा था कि उसे डर लगता है कि कहीं वो इस नौकरी के लायक ना हो। मैंने उसे समझाया था कि शुरुआत में हर किसी को परेशानी होती है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाती थी, लेकिन मैं महसूस करता था कि उसके अंदर कोई बात उसे परेशान कर रही थी। वो ऑफिस ग्रुप में ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी और केवल काम से जुड़ी बात ही करती थी। कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग उसकी डीपी देखकर उसके बारे में बातें करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऋतु इन सब चीजों से बचने की कोशिश करती थी। 15 मई 2020 का दिन मुझे आज भी याद है। वो शुक्रवार था और शाम के 6 बजे हमारी साप्ताहिक मीटिंग शुरू होने वाली थी। मैं हमेशा की तरह समय से पहले मीटिंग में ज्वाइन हो गया था। धीरे धीरे बाकी टीम के लोग भी जुड़ने लगे, लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। ऋतु मीटिंग में नहीं आई। मीरा मैम ने तुरंत पूछा कि ऋतु कहाँ है। उन्होंने हम सबको उसे कॉल करने को कहा। मैंने भी उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाकी लोगों ने भी यही बताया कि उसका फोन बंद है। मीरा मैम थोड़ी परेशान जरूर दिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मीटिंग खत्म कर लेते हैं।
उस दिन मीटिंग काफ़ी ज़रूरी थी, इसलिए हमने काम की बातें शुरू कर दी। लेकिन मेरा ध्यान बार बार रितु की तरफ जा रहा था। वो कभी भी मीटिंग मिस नहीं करती थी, चाहे वो चुप ही क्यों ना बैठी रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने फिर से उसे कॉल किया, लेकिन इस बार भी उसका फ़ोन बंद था। मुझे अंदर से अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने उसे मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर रितु कहाँ गई होगी। अगले दिन शनिवार था और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले रितु को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। मुझे अब सच में चिंता होने लगी थी। मैंने ये बात अपनी टीम के कुछ दोस्तों को बताई और सबको अजीब लगने लगा। रविवार तक भी रितु की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मीरा मैम ने भी उसे कई बार कॉल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मीरा मैम ने एचआर डिपार्टमेंट को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि रितु के घर जाकर देखा जाए। मैं उस समय बहुत बेचैन था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि रितु ठीक हो। कुछ घंटों बाद खबर आई कि पुलिस रितु के घर गई है। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं लगातार फोन की तरफ देख रहा था कि शायद कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन कुछ समय बाद जो खबर आई उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। पुलिस ने बताया कि रितु अपने घर में मृत पाई गई है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही। बाद में पता चला कि पुलिस जब रितु के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो उन्होंने देखा कि रितु पंखे से लटकी हुई थी। ये खबर सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया था। पुलिस को वहां एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि वो नौकरी के दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने लिखा था कि उसे काम पसंद नहीं आ रहा था और उसे अपनी सीनियर से डर लगता था। जब ये बात पूरे ऑफिस में फैली तो हर कोई हैरान था। हम सभी लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि मीरा मैम तो केवल उसे कैमरा और माइक ऑन करने को कहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि रितु ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मुझे याद था कि कई बार रितु बहुत परेशान लगती थी, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया था। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर कोई चुप चुप रहने लगा था और मीटिंग्स में भी पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही थी। मैं अंदर से बहुत दुखी था क्योंकि मैंने अपनी एक सच्ची दोस्त खो दी थी और मुझे लग रहा था कि शायद अगर मैं उससे थोड़ा और बात करता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। रितु की मौत की खबर आने के बाद मेरा मन पूरी तरह टूट चुका था। ऑफिस का माहौल भी पहले जैसा नहीं रहा था। हर कोई अंदर ही अंदर डरा हुआ और उदास था। हम सभी लोग वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं होते थे। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी और ऑफिस के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही थी। जब मुझसे सवाल पूछे गए तो मैंने वही बताया जो मैंने देखा और महसूस किया था। मैंने पुलिस को बताया कि रितु बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी और वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया था। टीम के कई लोगों ने भी यही कहा कि रितु मेहनती थी और किसी से झगड़ा नहीं करती थी। हम सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कदम क्यों उठा सकती है। ऑफिस में ये चर्चा भी होने लगी थी कि कहीं काम का दबाव ज्यादा तो नहीं था। लेकिन मीरा मैम हर मीटिंग में खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती थी। वो सबको समझाती थीं कि हमें काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उनकी आवाज में हल्की घबराहट महसूस कर सकता था। मुझे लगता था कि वो कुछ छिपा रही हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था। उस समय हम सब केवल अनुमान लगा सकते थे और सच किसी को पता नहीं था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। प्रोजेक्ट्स चलते रहे और नए काम भी मिलने लगे। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैं अक्सर रितु के साथ हुई आखिरी बातचीत के बारे में सोचता रहता था। उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसे लगता है कि वो इस नौकरी में फिट नहीं बैठती। उस समय मैंने उसे मजाक में समझाया था कि शुरुआत में हर किसी को ऐसा लगता है। अब मुझे पछतावा होता था कि काश मैं उस दिन उसकी बात को थोड़ा गंभीरता से लेता। इस बीच ऑफिस में कई तरह की बातें भी फैलने लगी थीं। कुछ लोग कहते थे कि रितु बहुत दबाव में थी, जबकि कुछ लोग कहते थे कि ये उसकी निजी समस्या हो सकती है। लेकिन एक दिन मेरी टीम के एक सदस्य ने मुझे बताया कि मीरा मैम अक्सर रितु को अलग से कॉल करके काम को लेकर बहुत डांटती थीं। ये सुनकर मुझे झटका लगा क्योंकि मीरा मैम मीटिंग में हमेशा शांत और प्रोफेशनल दिखती थीं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन बिना किसी सबूत के मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। मैं बस अपने काम में लगा रहा,
लेकिन मेरे अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। करीब 2 महीने बाद ऑफिस में फिर से वही पुराना रूटीन शुरू हो गया था। इस दौरान मीरा मैम को प्रमोशन मिल गया और वो टीम लीड से मैनेजर बन गई। ऑफिस में सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी और उन्होंने भी बहुत आत्मविश्वास के साथ नई जिम्मेदारी संभाली। लेकिन मैं जब भी उन्हें देखता था तो मुझे उनके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव नजर आता था। वो पहले से ज्यादा सख्त और कम बोलने वाली हो गई थी। समय बीतता गया और फिर एक शुक्रवार का दिन आया। उस दिन शाम 6 बजे हमारी साप्ताहिक मीटिंग रखी गई थी। मैं हमेशा की तरह समय पर मीटिंग में शामिल हो गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ने लगे और मीरा मैम ने मीटिंग शुरू कर दी। हम सभी लोग अपने अपने काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अचानक रितु की याद आ गई। मैं सोच रहा था कि अगर वो आज होती तो शायद हमेशा की तरह चुपचाप मीटिंग में बैठी होती। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नया पार्टिसिपेंट जुड़ता हुआ दिखाई दिया। उसका नाम लिखा हुआ था अननोन यूजर। ये देखकर हम सभी थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि आमतौर पर मीटिंग में केवल ऑफिस के लोग ही शामिल होते थे। शुरुआत में हमें लगा कि शायद कोई नया कर्मचारी गलती से मीटिंग में जुड़ गया होगा, लेकिन तभी उस अननोन यूजर ने अपना माइक ऑन किया और एक सवाल पूछा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसने पूछा, रितु के बाद अब किसका नंबर है मीरा? ये सुनते ही मीटिंग में सन्नाटा छा गया। मीरा मैम का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने तुरंत अपना कैमरा बंद कर लिया। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था और मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद मीरा मैम ने फिर से कैमरा ऑन किया और गुस्से में पूछा कि ये कौन है और वो मीटिंग में कैसे जुड़ा? लेकिन अननोन यूजर चुप रहा। उस समय मुझे महसूस हुआ कि मीटिंग में मौजूद हर व्यक्ति डर चुका था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन मेरे दिल के अंदर कहीं न कहीं डर बैठ चुका था। कुछ सेकंड बाद उस अननोन यूजर ने धीरे धीरे अपना कैमरा ऑन किया। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, मैं अपनी कुर्सी से लगभग उठ गया। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि रितु का था। उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था और उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई थीं। मीटिंग में मौजूद सभी लोग घबरा गए थे। कुछ लोग तुरंत मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। मीरा मैम पूरी तरह घबरा चुकी थीं और लगातार स्क्रीन की तरफ देख रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या मेरा भ्रम। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। मीटिंग के अंदर डर और सन्नाटा फैल चुका था। मुझे याद है कि उस पल मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था जो आज तक नहीं गया। उस दिन की मीटिंग अचानक खत्म हो गई और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या था, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उस दिन की मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा स्क्रीन को देखता रह गया था। मीटिंग अचानक बंद हो गई थी और किसी ने भी दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं की। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने जो देखा वो सच था या डर की वजह से मेरा भ्रम था। मैंने तुरंत अपनी टीम के कुछ लोगों को कॉल किया, लेकिन सभी लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी उस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि उसने भी वही देखा जो मैंने देखा। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार रितु का वही चेहरा घूम रहा था। मुझे उसकी पुरानी मुस्कान याद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि आखिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। मुझे ये भी याद आ रहा था कि वो हमेशा कैमरा ऑफ रखती थी और उस दिन पहली बार उसका चेहरा सामने आया था, लेकिन उस रूप में जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता था। उस रात मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैं बार बार मुड़कर देखता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी था। अगले दिन ऑफिस में किसी ने भी उस मीटिंग के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मीरा मैम उस दिन ऑफिस की किसी भी कॉल में शामिल नहीं हुई। बाद में हमें पता चला कि वो अचानक बीमार पड़ गई थीं। कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत ज्यादा सदमे में चली गई हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में सोचकर अजीब सा डर लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद रितु की आत्मा केवल दिखाई देने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसका कोई मकसद था। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मीरा मैम को लकवा मार गया है। यह सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया था। मुझे याद आया कि मीटिंग के दौरान रितु ने जो सवाल पूछा था वो सीधे मीरा मैम से जुड़ा हुआ था। ये बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। ऑफिस में लोग धीरे धीरे ये बात करने लगे थे कि शायद ये सब किसी आत्मा का काम था।
कुछ लोग इसे मजाक मानते थे, लेकिन ज्यादातर लोग डर चुके थे। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या मानना चाहिए, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि रितु की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। करीब 2 हफ्ते बाद हमें खबर मिली कि मीरा मैम की मौत हो गई है। यह सुनकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। लोग इस खबर से ज्यादा इस बात से डरे हुए थे कि यह सब बहुत जल्दी हुआ था। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि शायद ये सब उसी घटना का असर था। ऑफिस मैनेजमेंट ने तुरंत नई टीम लीडर और मैनेजर नियुक्त कर दिए। काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन अब ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां मीटिंग में हंसी मजाक होता था, अब वहां केवल काम की बातें होती थीं। मैं खुद भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैं अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठकर रितु के बारे में सोचता था। मुझे उसकी बातें याद आती थीं और मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे आसपास है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था, लेकिन डर धीरे धीरे मेरे अंदर घर करता जा रहा था। मैंने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर शुक्रवार मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती थी। समय बीतता गया और करीब 1 महीने बाद फिर से शुक्रवार की मीटिंग का दिन आया। मैं उस दिन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन काम की वजह से मीटिंग में शामिल होना जरूरी था। शाम के 6 बजे मीटिंग शुरू हुई और सभी लोग जुड़ गए। नई मैनेजर मीटिंग को संभाल रही थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं खुद को समझा रहा था कि पिछली घटना शायद एक हादसा थी और अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मीटिंग स्क्रीन पर वही नाम फिर से दिखाई दिया, अननोन यूजर। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार मीटिंग में मौजूद हर व्यक्ति उस नाम को देखकर चुप हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उस अननोन यूजर ने अपना माइक ऑन किया। उसकी आवाज फिर से वही थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। उस आवाज को सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मुझे महसूस हो गया था कि ये वही चीज है जिससे हम सभी भागने की कोशिश कर रहे थे। इस बार उस आवाज ने कोई सवाल नहीं पूछा। वो केवल धीरे धीरे हंस रही थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। मीटिंग में मौजूद कुछ लोग तुरंत बाहर निकल गए, लेकिन मैं स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहा था। कुछ सेकंड बाद कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर फिर से वही चेहरा दिखाई दिया, रितु का वही डरावना चेहरा, वही निशान और वही ठंडी आंखें। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीधे मेरी तरफ देख रही है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था और मैं कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। मीटिंग अचानक अपने आप बंद हो गई और स्क्रीन काली हो गई। उस दिन के बाद ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी और कुछ लोगों ने शुक्रवार को मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर अब डर के साथ साथ एक सवाल भी पैदा हो गया था, आखिर रितु बार बार वापस क्यों आ रही थी? उस दूसरी घटना के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह डर में बदल चुका था। मैं खुद भी मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगा था। शुक्रवार का नाम सुनते ही मेरे अंदर घबराहट शुरू हो जाती थी। ऑफिस में हर कोई उस मीटिंग के बारे में बात करने से बचता था, लेकिन डर सभी के चेहरों पर साफ दिखाई देता था। कंपनी मैनेजमेंट ने इस घटना को सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी ने मीटिंग लिंक का गलत इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं और मेरी टीम के बाकी लोग जानते थे कि जो हमने देखा था वो कोई मजाक नहीं था। उस दिन के बाद मैं कई बार रितु के पुराने मैसेज पढ़ता रहता था। उसकी चैट में हमेशा काम की बातें होती थीं और कभी-कभी वो मुझसे अपनी परेशानी भी शेयर करती थी। एक दिन उसकी चैट पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि वो अंदर ही अंदर बहुत डर और दबाव में जी रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद उसका दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। शायद वो इसलिए बार बार वापस आ रही थी क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। ये सोचकर मेरे दिल में डर के साथ साथ दुख भी होने लगा था। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत करके अपनी टीम के एक पुराने सदस्य से बात की। उसने मुझे बताया कि मीरा मैम अक्सर रितु को अलग से कॉल करके बहुत ज्यादा दबाव डालती थीं। वो उसे ऐसे टास्क देती थीं जो एक नए कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल थे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि रितु की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई थीं। मैंने ये बात बाकी टीम के लोगों से भी की, लेकिन सभी लोग डर की वजह से इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों का कहना था कि हमें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारा काम और जिंदगी दोनों प्रभावित हो सकती है। लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा था। मेरे अंदर ये सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर रितु सच में वापस आ रही है तो वो हमसे क्या कहना चाहती है।
मैं कई रातों तक सो नहीं पाया और हर बार मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन डर धीरे धीरे मेरे दिमाग पर हावी होता जा रहा था। समय बीतता गया लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। ऑफिस में काम चलता रहा और नई टीम धीरे धीरे सब संभालने लगी। लेकिन शुक्रवार की मीटिंग को लेकर सभी लोग डरने लगे थे। कई बार मीटिंग के दौरान इंटरनेट अचानक बंद हो जाता था या स्क्रीन अपने आप फ्रीज हो जाती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें मीटिंग के दौरान किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी थी। शुरुआत में मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक ही तरह की बातें कई लोगों ने बताई तो मुझे यकीन होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन मैंने अपने सिस्टम की रिकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो घटना सिर्फ हमारी आंखों के सामने हुई थी और उसका कोई डिजिटल सबूत मौजूद नहीं था। ये बात मुझे और ज्यादा डराने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये सब किसी तकनीकी समस्या से ज्यादा कुछ और था। मैं अक्सर सोचता था कि अगर ऋतु सच में हमारे बीच वापस आ रही है तो उसका मकसद क्या है। एक दिन ऑफिस में अचानक मीटिंग रखी गई, जिसमें कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने फैसला लिया कि अब शुक्रवार को कोई भी मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब सभी जरूरी मीटिंग बुधवार या गुरुवार को ही की जाएंगी। यह फैसला सुनकर सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन मेरे मन में यह सवाल अभी भी बाकी था कि क्या सिर्फ मीटिंग का दिन बदलने से यह सब खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानी अभी भी अधूरी है। मैंने कई बार सोचा कि मैं ऋतु के घर जाकर उसके परिवार से बात करूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं केवल अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन हर बार जब घड़ी में शुक्रवार के शाम 6 बजते थे, मेरे शरीर में अजीब सा डर फैल जाता था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो अभी भी हमें देख रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये केवल डर था या सच में कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं सकते थे। उस घटना के कुछ महीनों बाद ऑफिस लगभग सामान्य हो चुका था। कई पुराने कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके थे और नए लोग टीम में शामिल हो गए थे। लेकिन पुराने कर्मचारियों के बीच अभी भी उस घटना की याद जिंदा थी। मैं जब भी नए कर्मचारियों को देखता था तो सोचता था कि उन्हें इस जगह की सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं है। एक दिन मैं अपने सिस्टम पर काम कर रहा था और अचानक मुझे एक अनजान ईमेल आया। उस ईमेल में कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक खाली फाइल अटैच थी। जब मैंने उस फाइल को खोलने की कोशिश की तो मेरा सिस्टम अचानक हैंग हो गया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो गई और फिर वापस चालू हो गई। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर कुछ पल के लिए किसी का चेहरा दिखाई दिया था। मैं डर के मारे तुरंत सिस्टम बंद करके बैठ गया। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद ये सब केवल मीटिंग तक सीमित नहीं था। शायद ऋतु की मौजूदगी अभी भी कहीं ना कहीं बाकी थी। उस अनजान ईमेल की घटना के बाद मेरा डर और बढ़ गया था। मैं कई दिनों तक उस फाइल के बारे में सोचता रहा, लेकिन मैंने दोबारा उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने आईटी सपोर्ट टीम को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद ये कोई वायरस या सिस्टम एरर रहा होगा। उन्होंने मेरे सिस्टम की जांच भी की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन मेरे मन में यह बात बैठ चुकी थी कि वो केवल एक तकनीकी समस्या नहीं थी। उस दिन के बाद मैं जब भी लैपटॉप खोलता था तो मुझे अजीब सा डर महसूस होता था। मैं कई बार अपने आसपास देखने लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। काम करते समय भी मेरा ध्यान बार बार भटक जाता था। मैं पहले की तरह फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे ऋतु की याद आ जाती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं भी भाग गया तो शायद उसकी कहानी हमेशा अधूरी रह जाएगी। मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा हो गया था। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत करके ऋतु की पुरानी चैट्स और मेल्स को दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैं उसकी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे उसकी एक पुरानी मेल मिली जो उसने खुद को ड्राफ्ट में सेव करके रखी थी। उसमें उसने लिखा था कि वो बहुत दबाव में है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किससे अपनी परेशानी शेयर करे। उसने लिखा था कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती और उसे लगता है कि अगर वो कमजोर दिखेगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो मेल पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई थीं। मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो इसलिए वापस आ रही है क्योंकि उसकी बात कभी पूरी तरह सुनी ही नहीं गई। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि उसका डर केवल उसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक चेतावनी था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सिस्टम पर मीटिंग का पुराना लिंक अपने आप खुल गया। मैंने कोई क्लिक नहीं किया था, लेकिन स्क्रीन पर वही मीटिंग पेज खुल चुका था।
ये देखकर मेरे शरीर में फिर से डर फैल गया था। स्क्रीन पर मीटिंग पेज खुलते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर एक यूजर पहले से मौजूद था। उसका नाम फिर से वही लिखा हुआ था, अननोन यूजर। मेरे हाथ कांपने लगे थे और मैं स्क्रीन बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम फ्रीज हो गया था। तभी उस यूजर का माइक अपने आप ऑन हो गया। इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा धीमी और डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, सुमित, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? यह सुनकर मैं पूरी तरह जम गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरा नाम कैसे जानती थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो आवाज फिर से बोली कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, उसने केवल मदद चाही थी। ये सुनकर मेरे दिल में डर के साथ साथ गहरा दुख भी महसूस हुआ। मुझे लगने लगा था कि शायद वो सच में अपनी बात कहना चाहती थी, लेकिन उस समय मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर कैमरा अपने आप ऑन हो गया। इस बार ऋतु का चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी और उसकी तस्वीर धुंधली हो रही थी। मैं डर के बावजूद उसे देखता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो कुछ बताना चाहती है। तभी अचानक स्क्रीन पर उसकी तस्वीर गायब हो गई और मेरा सिस्टम अपने आप बंद हो गया। उस दिन मैं बहुत देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। मेरे दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी थी। उस रात मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मेरे अंदर यह फैसला हो चुका था कि मैं इस सच्चाई को समझने की कोशिश जरूर करूंगा। उस घटना के बाद मैंने अपनी टीम के कुछ पुराने सदस्यों से फिर बात की। मैंने उन्हें वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ था। कुछ लोग डर गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने माना कि उनके साथ भी अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। हमने मिलकर यह तय किया कि हमें ऋतु की कहानी को समझना होगा। हमने उसके पुराने काम, चैट्स और रिपोर्ट्स को देखना शुरू किया। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि वो सच में बहुत ज्यादा दबाव में थी और उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। ये सब जानकर मेरे अंदर गुस्सा और दुख दोनों बढ़ते जा रहे थे। मुझे लगने लगा था कि शायद उसकी आत्मा केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई सामने लाने के लिए वापस आई थी। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं इस रहस्य को समझे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने जब ये तय किया कि मुझे ऋतु की कहानी को समझना है, तब मैंने उसके पुराने प्रोजेक्ट्स और रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखना शुरू किया। जितना ज्यादा मैं उसके काम को देख रहा था, उतना ही मुझे एहसास हो रहा था कि वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही थी। कई जगह मुझे उसकी अधूरी रिपोर्ट्स और ड्राफ्ट्स मिले, जिनमें उसने लिखा था कि वो काम को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सही गाइडेंस नहीं मिल रही। इन फाइल्स को पढ़ते समय मुझे बार बार उसकी बातें याद आ रही थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो इसलिए वापस आ रही थी क्योंकि उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई किसी ने समझी ही नहीं। मैंने ये सारी बातें अपनी टीम के कुछ भरोसेमंद लोगों को बताईं। हम सभी को यह महसूस होने लगा था कि ऋतु की कहानी केवल डर की नहीं, बल्कि दर्द की कहानी थी। उस दिन मैंने पहली बार उसके लिए मन ही मन माफी मांगी, क्योंकि मैं उसका दोस्त होकर भी उसकी तकलीफ पूरी तरह समझ नहीं पाया था। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि मैं ऋतु के परिवार से मिलने जाऊंगा। ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद इससे मुझे कुछ सच्चाई पता चल सके। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत शांत था। उसके माता पिता अभी भी उसके जाने के दुख से उभर नहीं पाए थे। मैंने उनसे उसकी नौकरी और उसके व्यवहार के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि ऋतु हमेशा अपने काम को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन वो उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो कई बार रात में देर तक जागकर काम करती थी। ये सुनकर मेरे दिल में दर्द और बढ़ गया था। मुझे एहसास हुआ कि वो अकेले ही अपने संघर्ष से लड़ रही थी। जब मैं वहां से वापस लौटा तो मेरे मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं उसकी कहानी को पहले से ज्यादा समझ पा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। समय बीतता गया और ऑफिस में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कंपनी ने शुक्रवार की मीटिंग पूरी तरह बंद कर दी थी और अब सभी मीटिंग बुधवार या गुरुवार को ही होती थी। नए कर्मचारी इस बदलाव को सामान्य समझते थे, लेकिन पुराने कर्मचारियों के लिए यह फैसला डर से जुड़ा हुआ था। कई महीनों तक कोई अजीब घटना नहीं हुई और मुझे लगने लगा कि शायद ऋतु की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन एक दिन शुक्रवार की शाम जब मैं अपने कमरे में अकेला काम कर रहा था, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने कोई बटन नहीं दबाया था,
स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए मीटिंग का पुराना इंटरफेस दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। उस पल मेरा दिल तेज धड़कने लगा था, लेकिन इस बार मुझे डर के साथ एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था। उस घटना के बाद मैंने अपने मन में एक बात महसूस की कि शायद ऋतु हमें डराने नहीं बल्कि कुछ सिखाने आई थी। मैंने अपनी टीम के साथ ये तय किया कि हम आगे से अपने नए कर्मचारियों को पूरा सहयोग देंगे और उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल भी बदलने लगा। नए लोगों को ट्रेनिंग देने का तरीका सुधर गया और सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद यही वो चीज़ थी जो ऋतु चाहती थी। उसकी कहानी ने हमें ये सिखाया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये बाहर से समझना आसान नहीं होता। कई बार लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ सह रहे होते हैं। उस दिन के बाद मैंने अपने हर दोस्त और सहकर्मी के साथ ज़्यादा खुलकर बात करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि शायद इससे किसी और को वही दर्द सहना ना पड़े जो ऋतु ने सहा था। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी शुक्रवार की शाम 6 बजते हैं मुझे उस घटना की याद जरूर आती है। हमारी कंपनी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और सहयोगी माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पुराने कर्मचारी आज भी उस कहानी को नहीं भूल पाए हैं। कई लोग कहते हैं कि कभी-कभी शुक्रवार की शाम कंपनी के पुराने सर्वर में एक अनजान यूजर लॉगिन करने की कोशिश करता है। ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये एहसास रहेगा कि मैंने अपनी एक सच्ची दोस्त को खो दिया था। ऋतु की कहानी मेरे लिए केवल एक डरावनी घटना नहीं बल्कि एक सीख बन गई है। उसने मुझे ये सिखाया कि किसी भी इंसान को समझना और उसका साथ देना कितना ज़रूरी होता है। आज भी जब मैं अपने लैपटॉप को बंद करता हूँ तो मन ही मन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसकी कहानी कभी किसी और की ज़िंदगी में दोहराई ना जाए।